नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी की, और राहुल गांधी की ही नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि वो अब सत्ता में आने वाले नहीं। सॉरी, तय नहीं कर लिया, उनको ये एहसास हो चुका है कि अब वो सत्ता में कभी आने वाले नहीं हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में बाकी विपक्षी दलों ने भी ये तय कर लिया है कि वो सत्ता में आने वाले नहीं। उसका कारण है, आज पीएम मोदी के खिलाफ एक नोटिस जारी किया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने ये कहा है कि कांग्रेस के जो काम हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन कामों के विषय में प्रधानमंत्री जी बाहर कह रहे हैं। वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो हमारी है, जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो हम गड़बड़ करते हैं या जो गलत करते हैं, उसको प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बाहर ले जाते हैं और वो सारे देश को बता रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने संसद के अंदर जो कुछ किया हो, आज तक बताया ही ना हो। वो तो विदेश में बताने वाले व्यक्ति हैं। मतलब राहुल गांधी तो संसद के अंदर जो होता रहा है वो विदेश में। अब इस पूरी घटना को समझते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही मार्मिक विषय है और ये पहली बार मुझे लगता है किसी भी प्रधानमंत्री के संबोधन पर पहली बार प्रिविलेज नोटिस जारी किया है, प्रिविलेज नोटिस दिया है लोकसभा के स्पीकर को। अब लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे या प्रिविलेज कमेटी को भेजेंगे, प्रिविलेज कमेटी तय करेगी, जो भी होगा। अब आपको याद होगा, इनसे पहले प्रधानमंत्री जी को ये नोटिस गया था और प्रिविलेज कमेटी बैठी थी। इससे पहले प्रिविलेज कमेटी किसके खिलाफ बैठी थी? महुआ मोइत्रा वाले मामले में। और महुआ मोइत्रा वाले मामले में प्रिविलेज कमेटी क्यों बैठी थी भाई? क्योंकि महुआ मोइत्रा ने पार्लियामेंट की जो वेबसाइट थी, जो पोर्टल था सांसदों के लिए, वो पोर्टल की चाबी यानी कि उसका पासवर्ड किसी दूसरे को देकर रखा था जो दुबई से चलाता था। उसके एवज में पैसे वैसे भी लिए गए थे और बड़े भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे। वो मामला इतना बढ़ गया था, इतना तूल पकड़ा था कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी बैठी और प्रिविलेज कमेटी ने ये पाया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को इन्होंने भंग किया है। वो रिश्वत का मामला था, वो लेन देन का मामला था, और महुआ मोइत्रा के खिलाफ उसके बाद सीबीआई बैठी थी। सीबीआई के बैठने के बाद वो मतलब सीबीआई से पहले वो ओम्बड्समैन मामला चला गया था। ओम्बड्समैन से मतलब है कि लोकायुक्त के पास। अब वो मामला वहाँ से लोकपाल से वो मामला सीबीआई गया और लोकपाल ने फिर सैंक्शन दे दिया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में फंसा है। आप समझ लीजिए, महुआ मोइत्रा के लिए पूरा विपक्ष साथ में खड़ा था। आप सोच लीजिए, महुआ मोइत्रा के साथ खड़ा था, जबकि महुआ मोइत्रा ने एक व्यापारी को पूरा पोर्टल ही दे दिया, पूरी संसद जो उनका सिर्फ उनको करना था वो दे दिया था। उसके लिए साथ खड़े थे क्योंकि व्यापारी को दे दिया था। कुछ लाभ की बात है, महुआ मोइत्रा उनकी खास हैं, ममता बनर्जी उनकी खास हैं। महुआ मोइत्रा फिर से टिकट दिया गया, फिर चुनकर आई, किसी को कोई समस्या नहीं। वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उल्लंघन नहीं। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उल्लंघन कर दिया। अब कैसे कर दिया वो समझिए। हम सब जान रहे हैं कि महिला विधेयक को लेकर बड़े बवाल हुए, गिर भी गया क्योंकि 2/3 बहुमत नहीं था प्रधानमंत्री के पास। और उन्होंने संसद में उस दिन भी कहा था, देखो गिर जाएगा तो लाभ मुझे मिलेगा, और अगर ये पास होता है तो लाभ आप सबको मिलेगा क्योंकि आप इसके भागीदार होंगे। हमें वैसे ही 800 से ऊपर सीटें ले जानी हैं, हमने संसद बड़ी बनवा ली है, इसके अतिरिक्त अब सीटें बढ़ानी हैं। उनमें 33% आरक्षण महिलाओं का कर देते हैं। मैंने उससे एक दिन पहले पूरा लेक्चर एक रिकॉर्ड किया था। मैं चाहूँगा कि हमारी टीम उसको भी इसके साथ, उसके कुछ अंश इसके साथ इनकॉर्पोरेट करे, ताकि ये पता लगे उत्तर दक्षिण का जो ये खेल खेला गया। मैंने उस समय भी कहा था कि भाई उत्तर और दक्षिण में जो रहने लायक एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र छोड़ दीजिए, वन क्षेत्र छोड़ दीजिए, जो रहने लायक एरिया है वहाँ घनत्व तो लगभग बराबर है। तो फिर उत्तर और दक्षिण में ऐसा बवाल क्यों? और फिर प्रधानमंत्री और पूरी सरकार कह रही है कि प्रोपोर्शन में सीटें बढ़ाएंगे। हम पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें नहीं बढ़ाएंगे, हम प्रोपोर्शन में सीटें बढ़ाएंगे, ताकि उतना ही रिप्रेजेंटेशन जो पहले होता था उतना ही दक्षिण भारत का रिप्रेजेंटेशन है। अब ये उत्तर दक्षिण का नैरेटिव भी क्यों चलाया गया भाई? उत्तर अलग है, दक्षिण अलग है क्या? भारत तो एक है, एक भारत का एक कानून होना चाहिए। उत्तर दक्षिण का कानून क्यों है?
लेकिन अब चलो प्रधानमंत्री ने वो भी मान लिया, क्योंकि उन्होंने ये बात मान ली। हालांकि प्रधानमंत्री तो या भारतीय जनता पार्टी तो इस बात के समर्थक हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन सिटीजनशिप, ये तो पटेल कर गए थे, और वन नेशन वन लॉ, ये सब बातें वो करते हैं लगातार। तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तो फिर भाई ये उत्तर दक्षिण क्यों आया? लेकिन फिर भी उन्होंने इस अपने जो मूल मंत्र है उस मूल मंत्र से भी पीछे हटे, क्योंकि महिला आरक्षण अगर हो जाएगा, भारत की आधी आबादी साथ में पार्टिसिपेट करने के लिए उठकर खड़ी होगी। जो गांव में, जो घर में जो चूल्हा जला रही है, वो अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हो सकता है कि हमारा देश और तेज आगे बढ़े, रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, एजुकेशन में बढ़ावा हो, महिलाओं के लिए कुछ साधन बने, और ऐसे ही देश में इक्वेलिटी आए। जेंडर इक्वेलिटी की बात कही। मैं समझता हूं कि पाश्चात्य काल से मतलब समझ लीजिए कि जब भारत में राजे रजवाड़ों का समय छोड़ दीजिए, उसके बाद से लगातार महिलाओं को पहली बार इतने बड़े स्तर पर प्रमोट करने के लिए कहा गया। क्रेडिट ले रहे हैं कि राजीव गांधी ने पंचायत में ऐसा कर दिया था। अरे भाई, अगर केंद्र सरकार विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण करना चाहती है और उस आरक्षण के साथ साथ वो सीटें बढ़ाए ताकि पुरुषों की सीटें कम ना हो जाए, तो सीटें बढ़ाकर उनको लाना चाहती है, तो वहाँ गलत क्या है? लेकिन इन लोगों ने गिरा दिया, उत्तर दक्षिण का नैरेटिव चला, क्योंकि गिराना उनका काम था, उनका उद्देश्य गिराना था, क्योंकि उसकी एक वजह है। भारतीय जनता पार्टी इंटेलेक्चुअल्स की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादातर में कैंडिडेट अच्छे खराब होते ही हैं, लेकिन एजुकेटेड बहुत होते हैं। महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा कैडर है, और उस कैडर में एजुकेटेड महिलाएं हैं, इसलिए उनको तो कैंडिडेट मिल जाएंगे, जीत भी लेंगी और आ भी जाएंगी। लेकिन बाकियों के पास महिला कैडर ही नहीं है। प्रियंका वाड्रा को तो वो कब अब लेकर आए, तो उनके पास कैडर नहीं है, तो उनका मानना यह है कि फिर वो उनके ये 33% सीटें तो हार ही जाएंगी, ये भारतीय जनता पार्टी को ही 33% मिलेंगी, ये उनका मानना है। वो पढ़े लिखे लोगों को जोड़ना नहीं चाहते, वो बहुत होशियार लोगों को जोड़ना नहीं चाहते। अब ये सब कुछ जब हो गया तो प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन कर दिया। उस देश के नाम संबोधन में इन लोगों को एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज ये कर दिया कि भाई 33% आरक्षण के लिए तो हम सब राजी थे, संविधान संशोधन, डिलिमिटेशन करना चाहते थे, डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन चिल्लाकर ये लोग ऐसा कह दिए। डिलिमिटेशन का मतलब ये था कि भाई सीटें कितनी बड़ी बनेंगी। आज जो एक लोकसभा है, लोकसभा जब बढ़ेगी तो कम से कम 33% लोकसभा बढ़ने का मतलब, या 40% लोकसभा बढ़ने का मतलब तो ये हो जाता है कि भाई हर 3 सीटों से 1 सीट, या 2 सीटों की 3 बनानी पड़ेंगी, 2 लोकसभा की सीटों को 3 बनानी पड़ेंगी। तो कितना कितना बटेगा, कितना कटेगा, कितना एरिया किस में आएगा, ये परिसीमन करेगा। परिसीमन पॉपुलेशन पर भी करता है, लेकिन उस परिसीमन को ऑलरेडी उन्होंने मना कर दिया था कि हम सीटें जो अलॉटमेंट करेंगे वो अलॉटमेंट हम प्रपोर्शन में करेंगे। अगर आपके पास 133 सीटें आज हैं तो वही 33% सीटें अगर उधर हैं तो 33% ही आपकी फिर तब भी रहेंगी जब हम 800 से ऊपर ले जाएंगे। और सभी ने कहा, प्रधानमंत्री ने तो अंदर चिल्ला कहा, और उन्होंने कहा मैं पार्लियामेंट में बोल रहा हूं। अब वो पार्लियामेंट में उनकी वो बात नहीं मानी, महिला आरक्षण गिरा दिया, क्योंकि लंबे समय से ये महिला आरक्षण गिराते आए। मतलब ये लाते जरूर लॉलीपॉप, लेकिन जब हकीकत में लाने का नंबर आया कि भाई सीटें बढ़ा दें और ऐसा कर दें, तो फिर ये पीछे हट गए। प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन में वो सारी बातें बता दी पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ। अब उनको लगा कि वो एक्सपोज हो रहे हैं, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की प्रिविलेज डिस्क्लोज कर रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने ये किया और इन्होंने विधेयक गिरा दिया, ये इसके समर्थक नहीं है, इसका ये है, इसका वो है, तो इनका कहना ये है कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किया। जो कुछ भी हमने संसद के अंदर गलत किया, जो भी हमने संसद के अंदर राजनीति गलत की, वो राजनीति आप देश को क्यों बता रहे हैं? वो राजनीति आप देश को मत बताइए। हमारे वोट डालने के मैनर को, हमारे मतलब इलेक्ट करने के मैनर को आप डिस्क्लोज मत करिए। आप इलेक्ट करने के मैनर को डिस्क्लोज मत करिए। आप क्यों बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या सोचती है और क्या पार्टी कैसे करती है? अब मुझे बताइए, पूरे देश में आपके सामने भी ये सवाल है
क्या पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको देश को पता नहीं होना चाहिए? आपने जो खेल खेला है वो खेल का खुलासा क्या बाहर नहीं होना चाहिए? और प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन, क्या प्रधानमंत्री ये बिल लेकर आए थे नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इस अधिनियम को देश को उनको समर्पित करना था आपके साथ, और आपको क्रेडिट लेने की बात कर रहे थे। तो वो जब इतना कर रहे थे तो वो देश को नहीं बताएंगे कि भाई मेरा फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट इन लोगों का है, ये लोग नहीं चाहते, ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर इन लोगों ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का नोटिस दे दिया है ओम बिरला साहब को, और उनसे ये कह दिया है कि उनसे ये आग्रह किया है कि भाई इनके खिलाफ संसदीय प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। अब संसदीय प्रिविलेज की कार्रवाई समझिए, महुआ मोइत्रा की संसदीय प्रिविलेज की कार्रवाई में महुआ मोइत्रा की सदस्यता चली गई थी। संसदीय प्रिविलेज की कार्रवाई में आज वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की सदस्यता चली जाए। प्रधानमंत्री की सदस्यता जैसे राहुल गांधी की चली गई थी, वैसे प्रधानमंत्री की सदस्यता चली जाए। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी की नागरिकता का प्रश्न दिल्ली हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कह दिया है। वो दिल्ली हाई कोर्ट कह रहे हैं, सर लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब उस पर ऑर्डर कर दिया है और प्राइमा फेसा ये पा लिया है कि भाई इनकी नागरिकता में गड़बड़ी है, तो नागरिकता राहुल गांधी की चली जाएगी तो सब खेल ही खत्म हो जाएगा। वो प्रधानमंत्री की सदस्यता, वो बदला भी लेना चाहते होंगे जो डिफेमेशन केस में इनकी सदस्यता चली गई थी क्योंकि सजा हो गई थी 2 साल की, तो वो बदला भी होगा दिमाग में कि भाई जैसा इन्होंने किया वैसा हम भी इनके खिलाफ कर ले। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, क्या आपको लगता है कि ये वाकई में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उल्लंघन हुआ है? जो इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर किया उसको प्रधानमंत्री बाहर कह रहे हैं, या फिर राहुल गांधी तो मतलब ये लोग तो इस प्रकार के कि वहां वोट डालकर आते हैं और बाहर किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। संसद से जो बिल पास हो जाते हैं उनको भी ये लोग बाहर क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि संसद से जो बिल पास हो जाए उन पर तो इनको बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि संसद है, संसद ने मान लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो इन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो रणनीतिक खेल खेला, जिससे नुकसान किया, जिससे देश के आगे होने वाली संभावनाओं पर सवाल खड़े किए, जिससे कि देश को पीछे ले जाने के लिए पूरी कोशिश की, प्रधानमंत्री उसको आगे ले जाना चाहते हैं। उनका मानना है कि विकसित भारत ऐसे नहीं होगा। विकसित भारत होगा जब भारत के 100% लोगों के हाथ में काम होगा, जब भारत में हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा नहीं है कोई चूल्हा चौका फूकेगा केवल और देश बढ़ जाएगा। तो जब सब मिलकर काम करेंगे, उनके बीच में एक हार्मोनाइजेशन होगा। हार्मोनाइजेशन से मतलब उनको ये कला पुरानी वाली, क्योंकि हमारी पुरानी कला में क्या था कि जो हमारे आर्टिसंस होते थे, बढ़ई की शादी बढ़ई में होती थी, कुम्हार की शादी कुम्हार में होती थी, नाई की शादी नाई में होती थी, पंडित की शादी पंडितों में होती थी। पंडितों में भी जो पूजा पाठ वाले थे उनमें होती थी, जो पूजा पाठ वाले नहीं हैं उनको उन्हीं में होती थी। तो शादियां भी ऐसे होती थी कि भाई दोनों परिवार मिले, तो उस समय कहा जाता था कुल के अनुसार शादी करनी चाहिए, अपने ही मतलब कुल में। उसका कारण था क्योंकि व्यापारिक माइंड हुआ करता था। अब वो महिला जो बढ़ई के घर में जीवन भर काम देखती रही हो, वहाँ सहयोग करती रहो, अगर दूसरे बढ़ई के घर में चली जाएगी तो वहाँ उत्साह आएगा, वहाँ प्रोग्रेस होगी। व्यापारी की बेटी व्यापारी में विवाह होगा तो प्रोग्रेस होगी। अब ये इसलिए क्योंकि वो स्किल डेवलपमेंट वहाँ करके आती थी। स्किल उसकी पहले से बचपन से उसने देखी थी, इसलिए उसको कुछ नया सीखना नहीं था। किसी यूनिवर्सिटी में जाकर बीटेक की और इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो इंजीनियर थी क्योंकि जन्म से अपने माँ बाप से सीख रही थी। अब तभी भारत सोने की चिड़िया उस समय हुआ करता था। आज मोदी जी ये चाहते हैं कि उसी प्रकार से जैसे एंशिएंट इंडिया में महिलाएं और पुरुष मिलकर काम किया करते थे, वैसे ही दोनों मिलकर हार्मोनाइज होकर काम करें। दोनों एक ही व्यापार में होंगे, एक ही प्रकार के होंगे, ऐसा उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो संसद में, अगर संसद में आ रही तो संसद में भी वैसे ही होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि महिलाएं अगर वहां पर आएंगी तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग उनकी होगी, उनका थोड़ा प्रिविलेज होगा, वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ महिलाओं को अच्छे से समझती होंगी, उनकी बात रख सकती हैं, उसके आधार पर नए नए कानून और आगे भविष्य का भारत तय किया जा सकता है। लेकिन वो भारत, भविष्य का भारत तो तय करना ही नहीं चाहते।
इसलिए प्रधानमंत्री अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो इसको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मानते हैं। महुआ मोइत्रा के इस कुकर्म को वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं मानते थे, जिनको सदस्यता से बाहर कर दिया गया था, जिनके खिलाफ अभी केस चल रहा है, जिन्होंने खुला उल्लंघन किया, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उल्लंघन नहीं था। प्रधानमंत्री अगर जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ उसको देश को बता देते हैं तो वो प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है, वो कह रही है कांग्रेस, और ये कह रही है कि प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि बात तो केवल प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन में केवल इतना करना चाहिए कि देश की परिस्थिति क्या है, क्या उनको महिला का संसद में आना, महिलाओं को उत्थान करना, महिलाओं को उठाकर खड़ा करना, महिलाओं को सामाजिक समरसता में लाना, महिलाओं को प्रिविलेज में लाना, ये उनको लगता ही राष्ट्र का काम ही नहीं है। ये राष्ट्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं मोदी जी। ऐसा विचार करते हुए ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का नोटिस उन्होंने दिया है। अब ओम बिरला साहब उसमें क्या कर सकते हैं? वो या तो उसको स्वीकार कर लें या फिर वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी भेज दें या फिर उसको डिसमिस कर दें। क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि अब उन्हें कभी चुनाव जीतना नहीं है और उनको पता लग गया है कि अब वो चुनाव कभी जीत नहीं पाएंगे। कम से कम यही करके हो सकता है प्रधानमंत्री बाहर हो जाए तो उनका कुछ नंबर लग जाए। सोच लीजिए राजनीति कहाँ लेकर जा रहे हैं। अपने पिता की बपौती समझकर ये लोग खेल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।